हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन एनबीएचएम 2025 में पूछा गया था। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले अच्छे से जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उनको अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड तीन इंटीजर्स गिवन है एंड सब में एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी गिवन है कि वन लेस देन एक्स इज लेस देन वाई इज लेस देन जेड। एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि एक्स माइनस वन वाई माइनस वन एंड जेड माइनस वन डिवाइड कर रहा है एक्स वाई जेड माइनस वन को, ठीक है। और हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी गिवन है कि देर इज मोर देन वन इंटीजर वैल्यू, ठीक है, more than one integer value of xyz minus वन divided by this whole quantity, ठीक है। यानी कि अगर हम ये एक्सप्रेशन कंसिडर करें xyz minus वन divided by x minus वन y minus वन and z minus वन, ठीक है, इज इक्वल टू समथिंग k। अगर ये इंटीजर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सो इसकी यहाँ पे टू पॉसिबल वैल्यूज हमें एटलीस्ट गिवन है, ठीक है, मोर देन वन, ठीक है, ये गिवन है यानी कि एटलीस्ट टू वैल्यूज पॉसिबल है। सो हमें वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी, फाइंड ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ दिस, यानी यहाँ पे जो भी ये के पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं हमें उन सारी केस को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ट्राई करिए कि आप कुछ भी जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाए, कुछ बेटर फॉर्म में लिख पाए, ठीक है। सो यहाँ पे और जो भी कंडीशन गिवन हो आप पूरे प्रोसेस में उनको याद रखें कि यहाँ पे जैसे ये इंटीजर्स गिवन है तो हम कहीं ना कहीं इंटीजर्स का वो सॉल्यूशन लगाएंगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप याद रखें, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें अगर एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ पे हमें x माइनस वन गिवन है, y माइनस वन गिवन है, z माइनस वन गिवन है, और क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पे गिवन है कि z इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन वन, यानी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन है। सो अगर हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन करें कि x माइनस वन इज इक्वल टू a, y माइनस वन इज इक्वल टू b, z माइनस वन इज इक्वल टू c, ठीक है। सपोज कि हम ये तीन सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो हमारी ये इनइक्वालिटी किस में चेंज हो जाएगी कि c इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन जीरो, और ये तीनों ही क्या होंगे, हमारे a b c इंटीजर्स होंगे, ठीक है। a b c आर इंटीजर्स बिकॉज x y z आर इंटीजर्स, ठीक है। तो देखिए इससे हमारा एक्सप्रेशन है वो काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर हमारे पास आ जाएगा a प्लस वन, बी प्लस वन एंड सी प्लस वन माइनस वन, ठीक है। ऊपर भले हमारे न्यूमरेटर में काफी टर्म्स आ गए हैं बट डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे काफी सिंप्लीफाई हो गया और ए बी सी हो गया, ठीक है। सो इससे चीजें सोल्व करना काफी इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में से कोई टर्म्स गिवन हो तो आप ट्राई करिए कि उनको सिंप्लीफाई कर पाए कुछ नए सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, ठीक है। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि हमारा ए बी सी है वो इंटीजर्स गिवन है, ठीक है, और ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो सकता है क्योंकि ये इंटीजर्स गिवन है, यानी कि यार वन टू थ्री फोर, ए की वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है। बी की वैल्यू क्या हो सकती है, बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए गिवन है, ठीक है, और ए की वैल्यू वन से स्टार्ट हो रही है, यानी कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो जाएगा और सी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री हो जाएगा, ठीक है। सो हमने जो भी क्वेश्चन था यहाँ से इतनी इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट कर ली है कि ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू इनमें से स्टार्ट हो रही है और के को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया। अभी हम क्या करेंगे, बस सिंपली पहले तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। सो आप न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, आप एक्सपेंड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा ए बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी एंड प्लस वन, ठीक है। ये पूरा जब एक्सप्रेशन ओपन करेंगे तब आ जाएगा, एंड लास्ट में माइनस वन है तो ये दोनों टर्म्स तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। एंड डिवाइड में हमारे पास है ए बी सी, ठीक है। सो इसको हम पूरा एक्सपेंड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास वन प्लस वन ओवर ए प्लस वन ओवर बी प्लस वन ओवर सी प्लस वन ओवर ए बी प्लस वन ओवर बी सी प्लस वन ओवर ए सी, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, के की वैल्यू आ गई है, और ये किस में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। मतलब वो सारे हमें के फाइंड करने सच दैट कि ये वैल्यू इंटीजर में आए, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सो देखिए अगर हम यहाँ पे बाउंड फाइंड करने की ट्राई करें, ठीक है, यानी कि किसके बीच में लाई कर रहे हैं, पहले तो हम ये थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लोअर बाउंड क्या होगा कि हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे वन है, ये वन से तो ग्रेटर देन ही होगा, ठीक है, के स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन, क्योंकि ये सारी जो क्वांटिटी है यहाँ पे हमारे पास ए बी और सी ये तीनों स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। सो ये कभी भी वन से लेस देन नहीं होगा। सो यहाँ पे के स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन हमारे पास एक बाउंड आ गया, ठीक है। अभी अपर बाउंड की हम बात करें सो उसके लिए देखिए हमारे पास हमने ऊपर अभी जो फाइंड किया था यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू,
ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और सी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो 1 ओवर ए हम 1 और 1 से रिप्लेस कर देंगे, ये 1 ओवर 2 से और ये 1 ओवर 3 से। ठीक है, ये 1 ओवर सी, 1 ओवर बी और 1 ओवर ए की ये हमारे पास अपर बाउंड आ जाएंगे इन तीनों के। ठीक है, सो इनको हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के लेस देन इक्वल टू, पहले तो 1 है हमारे पास, प्लस 1 ओवर ए की वैल्यू हम यहाँ पे 1, प्लस 1 ओवर बी की वैल्यू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 ओवर ए बी हो जाएगा अगेन 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, एंड देन ये 1 ओवर ए इंटू सी एंड बी सी की यहाँ पे 1 ओवर 6 आ जाएगी। ठीक है, सो इन सबको देखिए अगर हम सम करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 5/6 प्लस 5/6 प्लस 1/6। ठीक है, यानी कि के लेस देन इक्वल टू 3 और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, अब 6 एलसीएम लेके हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 23/6। ठीक है, यानी कि ये पूरा फ्रैक्शन है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 4 है। तो हमारे पास क्या इनइक्वालिटी आई कि जो के है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है और स्ट्रिक्टली लेस देन 4 है। ठीक है, और एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि के हमारा किस में है, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, यानी कि हमारे के की जो ओनली पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या होगी, यहाँ पे 2 और 3 होगी, क्योंकि 1 और 4 के यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है और इन दोनों के बीच में सिर्फ यही दो इंटीजर्स पॉसिबल है। सो यहाँ से हमारे पास यही दो नंबर्स आए जो के की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अभी भी हमने ये एग्जिस्टेंस दिखाया नहीं है कि के ऐसा अचीव होगा। ठीक है, फॉर व्हाट एक्स वाई जेड। ठीक है, हमने ये फाइंड नहीं किया है कि ऐसे कौन से एक्स वाई जेड होंगे कि सच दैट 2 एग्जिस्ट करे 3 एग्जिस्ट करे, कि इन दोनों में से कोई दो में से वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, या तो दोनों पॉसिबल हो सकता है या तो कोई एक पॉसिबल हो सकता है, वो हमें एक्स वाई जेड फाइंड करने पे पता लगेगा। बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, यहाँ पे मोर देन 1 इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि मोर देन 1 इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है इस पूरे एक्सप्रेशन की, और हमने इसी एक्सप्रेशन का जो के वैल्यूज थी हमने यहाँ पे एंड में वही के वैल्यूज का इंटरवल फाइंड किया कि ये पॉसिबल है तो इन वैल्यूज में पॉसिबल है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज आई है ऑफ के। ठीक है, हमने क्या फाइंड करी है कि के इन दो में से ही पॉसिबल है, इनसे बाहर तो कहीं भी जा ही नहीं सकता, ये हमारे पास के बाउंड आ गए थे। ठीक है, यहाँ पे हमने बाउंड फाइंड कर लिया, मतलब के की वैल्यू इससे बाहर तो जा ही नहीं सकती, और क्वेश्चन में गिवन है कि इसके पास एटलीस्ट 2 वैल्यूज है, तो इसके मतलब ये हुआ कि के पास हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्टली यही दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी 2 एंड 3। ठीक है, सो अब इतनी कैलकुलेशन से ही आप यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसका आंसर 2 और 3 आएगा। ठीक है, बट सपोज कि क्वेश्चन में ये ना गिवन होता, ठीक है, कि मोर देन 1 इंटीजर वैल्यूज है वो पॉसिबल है, वो गिवन ना होता, मे बी एक पॉसिबल हो सकती है या दोनों पॉसिबल हो सकता है, या कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये लाइन अगर ना गिवन होती तो उस केस में आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे में भी इस टाइप के और क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे इस टाइप की इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो, ना इतना इजीली सोल्व हो पाए। ठीक है, सो तब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। सो देखिए यहाँ पे काफी इजीली आप इसको आगे भी इसी मेथड को ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं आगे सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे वहां पे। सो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास सपोज जैसे हमने के की वैल्यू ये एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, के इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी प्लस 1 ओवर ए बी प्लस 1 ओवर बी सी प्लस 1 ओवर ए सी। ठीक है, के का हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। अभी हम टास्क है कि इसको आगे सिंप्लीफाई करके हमें के की सारी पॉसिबल वैल्यूज है वो फाइंड करनी है। ठीक है, 2 और 3 में से हमने ये पता लग गया है कि 2 और 3 वैल्यू पॉसिबल है, और सपोज कि क्वेश्चन में ऐसा ना गिवन होता कि इसके पास एटलीस्ट 2 वैल्यूज है, ठीक है, तो उस केस में हमें दोनों को वेरीफाई करना पड़ता कि 2 और 3 अचीव हो रहे हैं या नहीं, ऐसे एक्स वाई जेड मिल रहे हैं सच दैट कि के ऐसा पॉसिबल हो। ठीक है, सो सपोज कि अगर हम यहाँ पे ए को 1 चूज करें, ठीक है, एक एक वैल्यू पुट करके हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 और बी प्लस 1 और सी प्लस 1 और बी प्लस 1 और सी प्लस 1 और बी सी। ठीक है, और यहाँ पे ए की वैल्यू हमने 1 चूज करी है और हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी कि सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये इनइक्वालिटी आ जाएगी।
सो अगर इसको अगेन हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा 2/b प्लस 2/c प्लस 1 और bc। सो अगर देखें तो हमने जो ऊपर जो पूरा मेथड लगाया था यहाँ पे सिंप्लीफाई करने में, यहाँ पे पूरा हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया था, ठीक है। सेम हमने के बाउंड्स निकाले थे, तो सेम मेथड हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ये एक्सप्रेशन देखें, यहाँ पे एक फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक, हमें के क्या बिलोंग है, ये इंटीजर में बिलोंग कराना है, बट टू तो ऑलरेडी इंटीजर है और ये कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है। सो इसको इंटीजर में बिलोंग कराने के लिए सपोज हम इसको एल अज्यूम कर ले, ठीक है। सो इस एल को हमें इंटीजर में बिलोंग कराना है, तो अगेन हम इसके बाउंड फाइंड करते हैं स्ट्रिक्टली। हमें तो ये पता है कि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज है। और इसका अपर बाउंड फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बाउंड यूज करेंगे 2 और 3 का, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 2/2 प्लस 2/3 प्लस 1/6। सो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 हम एलसीएम लेंगे, सो ये 11/6 आ जाएगा, ठीक है। और ये स्ट्रिक्टली लेस देन 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ये पूरा एक्सप्रेशन था एल, इसको हमने अज्यूम किया ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है और स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है, यानी कि यहाँ पे एल की क्या ही ओनली वैल्यू पॉसिबल क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। और अगर आप ये बाउंड निकाल के ना चेक करते, ठीक है, आप यहाँ पे और क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं कि हमें पता है के की वैल्यू क्या पॉसिबल है, एक तो 2 पॉसिबल है या तो 3 पॉसिबल है, ठीक है, उसके अलावा के की वैल्यू पॉसिबल है नहीं। और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पे जो a इक्वल टू 1 के लिए जो पॉसिबल केस है उसमें k की वैल्यू ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 ही आएगी। तो यहाँ पे 3 ही पॉसिबल है, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें क्या बनानी पड़ेगी, 1 बनानी पड़ेगी इसको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। बट ये l जो हमने यहाँ पे पूरा निकाला उससे हमें ये भी गारंटी हो गई कि इस a इक्वल टू 1 केस के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू k की पॉसिबल होगी, वो 3 होगी, ठीक है। यानी कि के जो हमारा था ये 2 प्लस यहाँ पे एल था, ये पूरी क्वांटिटी एल, ठीक है। और एल की हमने यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 पॉसिबिलिटी फाइंड करी है, ये ओनली 1 पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा और कोई एल की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये 3 है। सो यहाँ पे के हम कोई और अचीव कर भी नहीं पाएंगे इस केस में, ठीक है, ए इक्वल टू 1 केस में। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको 1 एज्यूम करके सोल्व करते तो उस केस में हम गारंटी नहीं कर पाते कि यहाँ पे 3 ओनली पॉसिबल है। बट हमने यहाँ पे एल फाइंड करके जो बाउंड फाइंड किया तो उससे हमें गारंटी आ गई कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही पॉसिबल है के की वैल्यू, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हमने ए को क्या चूज किया था, 1 किया था, ठीक है। एल को हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है, यानी कि जो ये पूरा एक्सप्रेशन था हमारे पास 2/b प्लस 2/c प्लस 1 और bc, इसको हमने क्या एज्यूम किया है, 1 किया है, ठीक है। ये जो हमारा था एल की वैल्यू, सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2b प्लस 2c इक्वल टू bc एंड प्लस 1, ठीक। सो बस इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ये अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए -2b माइनस 2c इज इक्वल टू 1। सो b एंड c -2, यहाँ पे भी अगर हम c -2 बनाना चाहें तो ये c -2, यानी कि यहाँ पे हम +4 कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी +4 कर देंगे, ठीक। यहाँ पे हमने क्या किया 2c +4 किया और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ हम +4 कर रहे हैं, ठीक। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास b -2 एंड c -2 इज इक्वल टू 5। सो अभी देखिए हम क्वेश्चन में जो हम स्टार्ट कर रहे थे हमारे पास b और c दोनों ही क्या गिवन है, इंटीजर्स गिवन है, ठीक है। और b है और स्ट्रिक्टली लेस देन c है, ये हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी। और यहाँ पे 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसको हम सिर्फ 2 ही फैक्टर में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 5 into 1। और यहाँ पे भी ये 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, ठीक। सो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करे, यहाँ पे ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूनिक पॉसिबल हो। सो उस केस में हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, b -2 को हमें 1 कंसिडर करना पड़ेगा और c -2 को हमें यहाँ पे 5 कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 एंड c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। और a की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करके चले थे, 1 करके चले थे, ठीक है। सो ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई, ठीक है। और इससे हमारे पास x y z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सिंस हमने x y z को जो एज्यूम किया था a+1 b+1 और c+1 ये एज्यूम किया था, सो यहाँ पे x y z की वैल्यू हम यहाँ पे इन सब में +1 ऐड कर देंगे, वो हमारी x y z की वैल्यूज हो जाएंगी, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे 2 4 एंड 8, ये हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज हो गई। और इस केस में हमारे पास के की वैल्यू आ गई है 3, ठीक, यानी कि 3 अचीव हो गया। अगर ये हम इस केस में सोल्व करें कि अगर हमें क्वेश्चन में वो जो कंडीशन गिवन थी वो गिवन ना होती तो
ठीक। सिमिलरली जो हमने ये सोल्व किया उसी केस में अगर जैसे ये a=1 वाला केस था और हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि इसके अलावा और कोई k की वैल्यू पॉसिबल नहीं है अगर हमने a1 चूज किया तो। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे a को कुछ और चूज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कि हमने a को 2 चूज किया। ठीक है, सो इस केस में हमारे पास b > 3 हो गया एंड c > 4 हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 + 1/2 + 1/b + 1/c + 1/2b + 1/2c + 1/bc। ठीक है, ये हमारे पास k का एक्सप्रेशन आ गया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/2 + 3/2b + 3/2c + 1/bc। ठीक है, अगेन जो हमने ऊपर किया आप या तो पूरा प्रोसेस सेम कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम इस क्वांटिटी को कुछ m एज्यूम कर लेते हैं, इसके आप बाउंड्स निकाल लेते हैं। ठीक है, बाउंड्स कैसे निकालेंगे हम, ये b और c की वैल्यू पॉसिबल है बट जैसा मैंने कहा कि हमें इसको क्या बनाना है, इंटीजर बनाना है। यहाँ पे ये 3/2 है, k की वैल्यू हमने 3 तो अचीव कर ली है और हमें क्या पता है ये जो k है, k इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जब क्या a b c की वैल्यू जैसे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे ये k की वैल्यू क्या करने वाली है, डिक्रीज करने वाली है। और सिंस हमने यहाँ पे a की वैल्यू इंक्रीज करी है, ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास पहले 1 थी, उससे हम जाके 2 पे इंक्रीज करें तो डायरेक्टली इसका इंप्लीकेशन क्या होगा कि k की वैल्यू डिक्रीज करने वाली है। तो पहले k की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी 3 से नीचे ही जाएगी। ठीक है, सो हमें हमारा टास्क क्या कि हमें 2 को अचीव कराना है। तो डायरेक्टली हम ये एज्यूम करके भी चल सकते हैं कि क्या ये हाफ अचीव होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3/2 है, अगर ये हाफ आ गया तो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि उस केस में हमें k की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो डायरेक्टली हम वो भी चेक कर सकते हैं, आप बाउंड निकाल के चेक करेंगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। ये आप होमवर्क में इसको कर सकते हैं कि यहाँ पे आप बाउंड निकाल के इस m की वैल्यू को आप हाफ पे दिखा दें। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू हाफ पॉसिबल है। सो उस केस में यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अज्यूम कर लेता हूँ कि जो हमारा 3/2b है प्लस 3/2c + 1/bc है, इसकी वैल्यू सपोज कि हाफ आ रही है। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम तो ये आ जाएगा 3b + 3c + 2 = यहाँ पे आ जाएगा bc। ठीक है, अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे ऊपर वाले केस में गया था a=1 में, तो ये bc - 3b - 3c = 2। अगेन हम यहाँ पे b कॉमन ले लेंगे तो ये c - 3 -3 टाइम्स c - 3 करेंगे तो ये 2 प्लस यहाँ पे भी हम 9 ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 9 ऐड कर दिए। सो ये b - 3 एंड c - 3 = 11। अगेन देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 11 यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन होगा 11 × 1। ये b और ये दोनों डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्या है कि b - 3 = 1 एंड c - 3 = 11 और a की वैल्यू हमने 2 एज्यूम करी थी। सो इस केस में हमारे पास b आ जाएगा 4, c आ जाएगा 14 और a आ जाएगा 2 एंड हेंस यहाँ पे जो हमारे पास x y z की वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 3, 5 एंड 15 एंड इस केस में जो हमारे पास k है इसकी वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, सो हमने जो दो पॉसिबल वैल्यूज थी 2 और 3 हमने वो दोनों ही यहाँ पे अचीव करके दिखा दिया कि k = 2 यहाँ पे अचीव हो सकता है, बहुत सारे एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सिमिलरली k = 3 के लिए भी हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड फाइंड करके देख लिए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में वो कंडीशन ना गिवन होती तो भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाते आगे, बस इसी मेथड को आपको आगे कंटिन्यू करे जाना है। ठीक है, सो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा 2 एंड 3, ये दो वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल होगी और इससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि हमने k के बाउंड यहाँ पे जो फाइंड करे थे उससे हमें एग्जैक्टली पता लग गया कि ये सिर्फ इन दो वैल्यूज पे ही पॉसिबल होगा और दोनों की हमने एग्जिस्टेंस दिखा दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।